हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम दिलीप शर्मा है। जीपीसी धौलपुर में लेक्चरर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम E305 के लिए रूट लोकस। रूट लोकस क्या होता है? नियंत्रण तंत्र के गेन को 0 से इनफाइनाइट तक परिवर्तित करने पर अभिलाक्षणिक समीकरण के मूलों का बिंदु पद रूट लोकस कहलाता है। यहाँ पर हम गेन को 0 से इनफाइनाइट तक चेंज करते हैं तो अभिलाक्षणिक समीकरण के जो हमें मूल प्राप्त होते हैं उनका बिंदु पद हमें रूट लोकस देगा। अब है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस। ये रूट लोकस कैसे बनाया जाता है, इसके 10 नियम होते हैं। जिसका पहला नियम है रूट लोकस वास्तविक अक्ष के प्रति सिमिट्रिकल होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि रूट लोकस होगा वो हमेशा वास्तविक अक्ष के प्रति सममित यानी सिमिट्रिकल होगा। दूसरा नियम, रूट लोकस के बराबर 0 के लिए ओपन लूप पोल से शुरू होता है। यानी कि जब हमने गेन को 0 किया हुआ है तब यह ओपन लूप पोल से शुरू होता है। तो ध्यान रखना, रूट लोकस के लिए हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें चाहिए होगा। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS मान लिया हमने एग्जांपल के लिए के S+3 अपॉन में S+2। तो इसमें ओपन लूप पोल कौन सा है? S बराबर -2। तो इसमें रूट लोकस S बराबर -2 से शुरू होगा। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है कि रूट लोकस k टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए या तो ओपन लूप 0 पर या अनंत पर खत्म यानी टर्मिनेट होगा। तो या तो ओपन लूप 0 पर या फिर अनंत पर। उपरोक्त उदाहरण में s बराबर -3 ये ओपन लूप 0 है, या s बराबर -3 पर यह टर्मिनेट होगा। रूल नंबर 4 कहता है कि यदि n नंबर ऑफ सेपरेट लोकी हों, यानी सेपरेट लोकी के नंबर हों, लोकस में एक से ज़्यादा पार्ट मिल सकते हैं इसलिए उन पार्टों की संख्या यदि n हो, p नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स यानी निश्चित वैल्यू वाले पोल्स यानी जिनकी वैल्यू इनफाइनाइट ना हो, उनकी कुछ एक निश्चित वैल्यू होती है, उसको कहते हैं फाइनाइट पोल्स। तो p यदि नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स हैं और z हम मान लेते हैं नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस यानी निश्चित वैल्यू वाले जीरोस, तो n बराबर p होगा यदि पोलों की संख्या 0 से ज़्यादा है। यदि पोल्स की संख्या 0 से ज़्यादा है तो n बराबर p। यदि 0 की संख्या पोल से ज़्यादा है तो n बराबर z यानी नंबर ऑफ सेपरेट लोकी 0 की संख्या के बराबर मिलेगी। जितने ज़ीरो होंगे, जितने फाइनाइट ज़ीरो होंगे उतने ही हमारे पास सेपरेट लोकी के पार्ट मिलेंगे। और यदि पोल और 0 की संख्या बराबर है तो n बराबर p होगा बराबर z। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि वास्तविक अक्ष का कोई बिंदु या पार्ट, वास्तविक अक्ष का कोई बिंदु या पार्ट रूट लोकस का भाग तभी होगा जब इसके दाईं ओर पोल और 0 की संख्या विषम हो। वास्तविक अक्ष का कोई बिंदु रूट लोकस का भाग होगा यदि उसके दाईं ओर देखने पर नंबर ऑफ पोल एंड 0 ऑड हों, जैसे 3, 5, 1 इस तरह से। रूल नंबर 6 अनंत स्पर्शी असिम्प्टोट्स। अनंत स्पर्शी क्या होती हैं? रूट लोकस की वो शाखाएं जो कि सरल रेखाओं के एक सेट के साथ अनंत की ओर जाती हैं, अनंत स्पर्शी कहलाती हैं। इन अनंत स्पर्शियों के द्वारा वास्तविक अक्ष के साथ बनाया गया कोण हम कैसे निकालते हैं? फाई = 2k + 1 × 180 डिग्री अपॉन p - z वेयर k is 0, 1, 2। ये k उस गेन से अलग है। यहाँ पर हम k को 0 पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स। अब असिम्प्टोट्स की संख्या कितनी होगी? अनंत स्पर्शियों की कुल संख्या होगी p - z। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS बराबर k/s² + 6s + 10 हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स हैं 3, नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे यहाँ पर 3 और कोई 0 नहीं है।
नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा z इक्वल्स टू 0। तो अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी हो जाएगी, p माइनस जेड, 3 माइनस 0 और 3। तो k को एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 और एक बार 2। तो k को जब 0 पुट किया तो 5 1 2 इंटू 0 प्लस 1 180/3 इज इक्वल 60 डिग्री। k बराबर 1 पुट करने पर 5 2 आ जाएगा 180 डिग्री और k 2 300 डिग्री। तो हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, 60 डिग्री पर एक हो जाएगी। तो एक अनंत स्पर्शी का कोण ये हो जाएगा इस सरल रेखा के सेट, इस सरल रेखा के साथ साथ ये अनंत स्पर्शी जाएगी। दूसरा हो जाएगा 180 डिग्री यानी यही x, और तीसरा हो जाएगा 300 या तो ऐसे ले लेंगे या 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 300 ऐसे। अब है अनंत स्पर्शियों का केंद्रक। अनंत स्पर्शियों का केंद्रक, अनंत स्पर्शियों का वास्तविक अक्ष पर प्रतिच्छेदी बिंदु। अगर एक से ज्यादा अनंत स्पर्शी हैं तो ये कहीं मिलेंगी तो वास्तविक अक्ष पर मिलेंगी, और वास्तविक अक्ष पर प्रतिच्छेदी बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अनंत स्पर्शियों का केंद्रक कहलाता है। इसे सिग्मा ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है सिग्मा ए? सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस जेड, यानी जितने भी पोल्स हैं उनका योग माइनस जितने जीरो हैं उनका योग डिवाइडेड बाय p माइनस जेड, यानी नंबर ऑफ पोल्स में से नंबर ऑफ जीरोस को घटाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, GSHS बराबर k अपॉन में s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10। यहाँ पर पोल है 3 और जीरो है 0, तो p माइनस जेड मिलेगा हमें 3 अनंत स्पर्शी मिलेंगी। अब पोल्स एक तो निकलेगा S1 बराबर 0 पर, इसके दो पोल होंगे, उनको सॉल्व करने पर धराचार्य नियम से मूल आ जाएगा S2 माइनस 3 प्लस J1 और एक आ जाएगा -3 माइनस J1। ये हमेशा सम्मिश्र संयुग्मी मिलेगा इसमें। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस है 0, तो केंद्रक निकालेंगे हम सम ऑफ पोल्स। तो पोल्स कितना 0 प्लस -3 प्लस J1 प्लस -3 माइनस J1, तो 0 -3 प्लस J1 -3 माइनस J1, माइनस में 0 कोई है नहीं तो 0 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैलकुलेट करने पर आता है -2। तो -2, 0 ये असिम्प्टोट्स यानी कि अनंत स्पर्शियों का केंद्रक हमें मिल जाएगा। अब हम रूट लोकस का एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल निकालते हैं। तो ये बताया था पहले कि हमेशा पोल से डिपार्चर होता है, तो सम्मिश्र पोल के लिए निकलेगा एंगल ऑफ डिपार्चर, और 0 पर हमेशा टर्मिनेट होता है यानी अराइवल होता है रूट लोकस का, इसलिए सम्मिश्र 0 पर एंगल ऑफ अराइवल निकाला जाएगा। ये हमेशा सम्मिश्र पोल और सम्मिश्र 0 के लिए ही निकाला जाएगा, एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। एंगल ऑफ डिपार्चर निकलेगा सम्मिश्र पोल के लिए और एंगल ऑफ अराइवल निकलेगा सम्मिश्र 0 के लिए। तो फाई डी एंगल ऑफ डिपार्चर, फाई डी होता है 180 डिग्री माइनस दूसरे पोलों से यानी कि अन्य पोलों से इस सम्मिश्र पोल पर डाले गए वेक्टर्स के कोणों का जोड़ प्लस जीरोज से, जितने भी जीरोज हैं उनसे इस पोल पर खींचे गए वेक्टर्स के कोणों का जोड़। इसी तरीके से सम्मिश्र 0 पर एंगल ऑफ अराइवल कैसे निकलेगा? फाई ऑफ अराइवल 180 डिग्री माइनस इसके अलावा जो और जीरोज हैं अन्य जीरोज से इस 0 पर खींचे गए वेक्टर्स के कोणों का जोड़ प्लस जितने भी पोल्स हैं उन पोल्स से इस 0 तक खींचे गए वेक्टर्स के कोणों का जोड़। एक उदाहरण ले लेते हैं, GSHS बराबर k अपॉन s प्लस 6 s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। तो इसके 4 पोल होंगे, एक s बराबर 0 पर होगा, एक -6 पर होगा, एक होगा -2 प्लस J3 और एक होगा -2 माइनस J3। अब हम इस -2 प्लस J3 पर इस सम्मिश्र पोल पर हम एंगल ऑफ डिपार्चर निकालते हैं। तो सभी पोलों से वेक्टर खींचेंगे और यह है एंगल वास्तविक अक्ष से निकालेंगे। तो ये एंगल आता है 123 डिग्री, एक आएगा 37, ये 37 और ये आ जाएगा 90 डिग्री, ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो फाई डिपार्चर निकल के आ जाएगा 180 डिग्री
-123 प्लस 37 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू -70। अब इस -2 प्लस J3 के लिए एंगल आ जाएगा -70, तो इसके सम्मिश्र संयुग्मी के लिए आ जाएगा +70। हमेशा ऐसा ही होता है। तो अगर एक के लिए निकाल लिया तो दूसरे के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, बस साइन चेंज कर देना, एक माइनस का होगा तो एक प्लस का। तो एंगल ऑफ डिपार्चर एट -2 प्लस J3 इज -70 डिग्री और एंगल ऑफ डिपार्चर एट -2 माइनस J3 इज +70 डिग्री। अब रूल नंबर 9, वास्तविक अक्ष पर ब्रेक अवे पॉइंट। वास्तविक अक्ष पर ब्रेक अवे, यदि रूट लोकस वास्तविक अक्ष के दो निकटवर्ती ओपन लूप पोल्स, दो निकटवर्ती मतलब दो एडजेसेंट ओपन लूप पोल्स के मध्य स्थित है, तो वहां कम से कम एक ब्रेक अवे पॉइंट जरूर मिलेगा। कम से कम एक ब्रेक अवे पॉइंट मिलता है, क्योंकि गेन के को बढ़ाने पर मूल एक दूसरे की तरफ आते हैं तथा एक बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु पर गेन के का मान अधिकतम होता है। इस के की वैल्यू और बढ़ाने पर इन दो पोलों के बीच में के की वैल्यू बढ़ाने पर रूट लोकस दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसी तरह से यदि रूट लोकस वास्तविक अक्ष के दो निकटवर्ती ओपन लूप जीरोस के बीच स्थित होता है, तो वहां कम से कम एक ब्रेक इन पॉइंट मिलता है। ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट पता करने का तरीका, उदाहरण लेते हैं हम। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास है GSHS बराबर K अपॉन S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 10। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस GSHS बराबर 1 प्लस K अपॉन S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 10 बराबर 0। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 10 प्लस K बराबर 0। यहाँ से हम K निकाल लेंगे S की फॉर्म में, K निकाल लेंगे हम S की फॉर्म में, K को एक तरफ रख देंगे और इधर सब S की टर्म्स होंगे। फिर हम DK अपॉन में DS निकालते हैं, यानी कि हम K का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू S। तो DK बाई DS जब इसका अवकलन किया तो -3S स्क्वायर माइनस 12S माइनस 10 बराबर 0, जिसको हम लिख सकते हैं 3S स्क्वायर प्लस 12S प्लस 10 बराबर 0, क्योंकि माइनस कॉमन में आ गया। -1 का 0 भाग लगाया तो 0 अगेन मिल गया, तो 3S स्क्वायर प्लस 12S प्लस 10 बराबर 0। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एक रूट आता है -1.1835, दूसरा आ जाएगा -2.815। अब इन दोनों की एग्जिस्टेंस हम चेक करेंगे कि रियल एक्सिस के यानी कि वास्तविक अक्ष के उस भाग पर स्थित है या नहीं जो कि रूट लोकस का एक भाग है। तो हो सकता है इनमें से दोनों रूट लोकस का एक भाग हो या एक हो, तो वो ब्रेक अवे पॉइंट हो जाएगा। इसको हमेशा कंडीशन को चेक करेंगे। रूल नंबर 10, राउथ हर्विट्स क्राइटेरियन से रूट लोकस की शाखाओं का जे ओमेगा अक्ष से हम प्रतिच्छेदन ज्ञात किया जा सकता है। तो रूट लोकस हमारा जे ओमेगा एक्सिस को भी काट सकता है। रूट लोकस का कोई एक भाग हो जो कि काल्पनिक अक्ष जे ओमेगा अक्ष को काटता हो, तो जे ओमेगा अक्ष को कहाँ काट रहा है वो हम राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया से पता लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि GSHS बराबर K अपॉन S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 10 हो, तो इसकी अभिलाक्षी समीकरण बनती है 1 प्लस GSHS बराबर 0, S क्यूब प्लस 6S स्क्वायर प्लस 10S प्लस K बराबर 0। राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया से हम देखते हैं, इस तरह से हम राउथ एरे बनाते हैं। राउथ एरे बनाने पर ये मिलता है S क्यूब के सामने 1 10, S स्क्वायर के सामने 6 और K ये 60 माइनस K डिवाइडेड बाई 6 और ये मिलेगा K। तो K बराबर 60 पर हमें 0 रो प्राप्त होगी। इसकी ऑक्सिलरी समीकरण हम निकालते हैं AS बराबर 6S स्क्वायर प्लस K अगर 60 रखते हैं तो S बराबर प्लस माइनस J3.16। तो S बराबर प्लस माइनस J3.16 पर रूट लोकस की शाखाएं काल्पनिक अक्ष से क्रॉस करेंगी। तो इस तरह से हम रूट लोकस का इंटरसेक्शन प्राप्त कर सकते हैं जे ओमेगा अक्ष से। अब हम रूट लोकी पर K का मान निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? मानो इस बिंदु पर हमें K का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो K कैसे निकालेंगे? ये हमारा रूट लोकस है
ये दो पोल मिले हमें, ये एक ज़ीरो है, तो k बराबर हो जाएगा उस बिंदु पर जिस पर हम k का वैल्यू निकालना चाहते हैं, बिंदु पर GSHS के पोलों से खींचे गए वेक्टर्स की लंबाइयों का गुणनफल। ये पोल था, इससे ये वेक्टर खींचा इस बिंदु पर, तो ये इसकी लंबाई मिली हमें c। ये पोल था, इस पोल से हमने इस बिंदु तक वेक्टर खींचा, इसकी लंबाई मिली हमें b। और ये ज़ीरो था, इस ज़ीरो से इस बिंदु पर वेक्टर खींचा, इसकी लंबाई मिली हमें a। तो k बराबर बिंदु पर GSHS के पोलों से खींचे गए वेक्टर्स की लंबाइयों का गुणनफल डिवाइडेड बाय बिंदु पर GSHS के ज़ीरो से खींचे गए वेक्टर्स की लंबाइयों का गुणनफल। तो पोलों से खींची हुई वेक्टर्स की लंबाई थी एक तो b और c, तो दोनों का गुणनफल b इंटू सी डिवाइडेड बाय ज़ीरो से खींची गई वेक्टर की लंबाई थी a डिवाइडेड बाई ए। तो गेन k मिल जाएगा हमें b इंटू सी डिवाइडेड बाई ए। इस तरह से हम ये गेन की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी बिंदु पर रूट लोकस के। ठीक है दोस्तों, आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे।